आज हम शुरू करेंगे रसशास्त्र का सेकंड चैप्टर, परिभाषा एवं द्रव्य वर्ग प्रकरण। ठीक है। अब हम आवाप से शुरू करते हैं। देखिए, पहले आवाप क्या होते हैं, पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है। अभी इस चैप्टर में वो सारे टर्मिनोलॉजीज दिए गए हैं जो हम पूरे रसशास्त्र में यही टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे। आगे चलकर अगर किसी ने बोला आवाप, तो आपको ये डेफिनेशन पूरी आ जाएगी कि उसमें आवाप क्या होता है, निर्वाप, जो जो भी आएगा वो सब, इसमें सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, मतलब उनकी डेफिनेशंस दी गई है। तो हम आवाप से शुरू करते हैं। द्रव्यांतर विनिक्षिपे ध्रुते वंग आदि के तू यह क्रियते स प्रतिवाप आवापश्य निगद्यते। मतलब किसी भी पिघलने वाली वंग आदि धातु को पिघला कर उसमें अगर अन्य द्रव का प्रक्षेप डाला जाए तो उसे आवाप या प्रतिवाप कहते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी धातु ले, जैसे वंग हो गया, स्वर्ण हो गया, रजत हो गया, उससे आप गर्म करके पिघलाएंगे। पिघलाने के बाद उसमें अगर कुछ भी आप प्रक्षेप करेंगे या फिर छिड़केंगे, उसे आवाप कहते हैं या प्रतिवाप कहते हैं। छिड़कने की प्रोसेस को, जैसे खाने में आप नमक डालते हैं उस प्रकार छिड़कते हैं, उसे हम आवाप कहते हैं। और जो प्रतिवाप है वो उसका पर्याय है। फिर निर्वाप देखेंगे। धात्वादेवन्नि तप्तस्य जलादवन्यनिसेचनम सनिर्वाप सुब्रतस्य अपि निषेक स्नपदंच तत्। मतलब अब निर्वाप क्या होता है, आप अगर कोई भी धातु लेंगे, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, अगर उसको गर्म करेंगे आग पर, जब तक वो लाल वर्ण का ना हो जाए तब तक आप धातु को गर्म करेंगे। उसके बाद आप किसी भी लिक्विड में अगर उसको डुबा के बुझाओगे, पानी में, ताक, तक्र में, क्वाथ में, दुग्ध में अगर बुझाएंगे तो उसका निर्वाप कहते हैं। मतलब आपने एक लोहे का रॉड लिया, उसको आपने गर्म किया, बहुत इतना गर्म किया कि वो लाल रंग का दिखने लग गया, फिर आपने उसको लेके दूध में डाल दिया, तो ये निर्वाप हो गया। और फिर निषेक और स्नपनंच, ये इसका पर्याय हो गए। फिर ढालन देखेंगे। संद्रावितस्य द्रव्यस्य द्रवे निक्षेपणंतु यत ढालनम तत्सम उद्दिष्टम रसकर्म विशारदय। मतलब रसकर्म विशारदों ने क्या किया, उन्होंने सोना, चांदी आदि धातु को लिया, धातुओं को पिघला दिया और उसे किसी भी लिक्विड में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यथा दूध, तेल, घी, स्वरस, वात और फांट, ऐसे किसी भी आप लिक्विड लेंगे, उसमें वो पिघले हुए धातु को ढाल देना, उसको ढालन कहते हैं। मतलब आपने क्या किया, आपने सपोज सोना लिया, उसको पिघला दिया गर्म करके, फिर कोई भी लिक्विड लिया, सपोज आपने दूध लिया, दूध में वो पिघले हुए सोने को ढाल दिया, वो ढालन हो गया। फिर भावना देखेंगे। यच्चूर्णितस्य धात्वादेर चे संपेश्य शोषणम भावनाम तन्मातम विज्ञेर भावना च निगद्यते। मतलब धातु आदि किसी भी औषध के चूर्ण को द्रव पदार्थ, मतलब जल, स्वरस, क्वाथ, फांट, दूध, तेल, घृत आदि के साथ खलवा में मर्दन करके सुखाने की क्रिया को भावना कहते हैं। देखिए, अब क्या होता है, आप अगर कोई भी पाउडर फॉर्म में लेंगे, मतलब चूर्ण लेंगे, सपोज आपने आंवले का चूर्ण लिया, अब आंवले के चूर्ण में आपने कोई भी लिक्विड डाल दिया, जल, स्वरस, क्वाथ, कुछ भी आप डाल सकते हैं, और उसको खलवा में लेके उसको मर्दन करते रहेंगे जब तक वो पूरा सूख नहीं जाता लिक्विड। और उसको इतना लिक्विड लेना है कि वो चूर्ण जो लिया है आपने वो पूर्ण उसमें डूब जाएगा। फिर उसको मर्दन करते रहो, फिर वो जब सूख जाएगा उसे भावना देना कहते हैं। भावना देने से क्या होता है, जो आपको जो चूर्ण देंगे उसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब आपने अगर एग्जाम्पल के लिए आपने अगर आंवले का चूर्ण लिया, उसमें आंवले के स्वरस की 7 बार भावना दी, मतलब चूर्ण लिया खलवा में, उसके ऊपर आंवले का स्वरस डाल दिया और मर्दन किया, सूख गया, फिर से आपने ऐसा किया, ऐसा आपने 7 बार किया, तो जो आंवले की चूर्ण की पोटेंसी है वो नॉर्मल आंवले की चूर्ण से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हम भावना देते हैं। फिर हम देखेंगे जाड़ना। अब वीड
और यंत्र आदि के सहयोग से पारद में दिया गया द्रुत लोह आदि एवं द्रुत सत्व आदि का ग्रास अच्छी प्रकार से पच जाए उसे जारना संस्कार कहते हैं। और ये करोड़ों प्रकार के भेद होते हैं इसमें। अब होता क्या है जारना, आप पारद लेंगे, मर्क्यूरी लेंगे, आप अगर मर्क्यूरी में कोई भी धातु डालेंगे, सोना चांदी लोहा तांबा कुछ भी डालेंगे सिद्ध किए हुए पारद में, तो वो सब कुछ पचा जाएगी। मतलब उसमें आप अगर सोने की अंगूठी आपकी अगर गिर गई तो अंगूठी गायब हो जाएगी। और आपने उसके बाद अगर पारद का वज़न भी चेक किया मर्क्यूरी का, तो वो 1 ग्राम से भी नहीं बढ़ेगा, चाहे आप उसमें 5 किलो सोना ही क्यों ना जारण कर दे, वो पूरा पच जाएगा। और ये करोड़ों प्रकार की होती है और इसीलिए इसी प्रोसेस को जारना कहते हैं। फिर हम मूर्छना देखेंगे। जब पारद अपनी गुरुता एवं चंचलता को त्याग कर कज्जली जैसा हो जाए, मतलब अब आपने अगर मर्क्यूरी देखा होगा, अगर आप मर्क्यूरी या फिर देखेंगे तो वो लिक्विड होता है। मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी के जैसे वो बह जाएगा और बहुत भारी होता है। मतलब आप अगर छोटी सी अगर आप शहद की डिब्बी लेंगे तो उसमें 5-6 किलो पारद आराम से आ जाएगा, इतना भारी होता है। वो गुरु और चंचल होता है, ठीक है। अगर वो गुरु था मतलब उसके हेवीनेस और उसकी जो लिक्विडिटी उसको छोड़कर अगर कज्जली जैसा मतलब काजल के जैसा काला और पाउडर फॉर्म में हो जाए तो वो कज्जली हो जाती है और इस प्रोसेस को मूर्छना कहते हैं। अब हम मूर्छना क्यों करते हैं उससे? पारद में व्याधि को नाश करने की शक्ति होती है, मतलब उसमें डिजीज़ को क्योर करने की जो शक्ति होती है वो लाने के लिए हम मूर्छना देते हैं। हम उस पारद को मूर्छना देकर कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे हम उसको खा सकें। हम शोधन शुरू करेंगे। किसी भी द्रव्य के मल को दूर करने के लिए बताई गई औषधियों के साथ, मतलब कि बेसिकली किसी भी दी गई जो औषध है, आपको जो भी मेडिसिन दी गई है उसको अगर शुद्ध करना हो, मतलब उसको प्योर करना हो, इन प्रोसेसेस के साथ जो यहाँ पे दी गई है, मर्दन स्वेदन प्रक्षालन निर्वाप ढालन आवाप भावना भर्जन, तो उसको शोधन कहते हैं। आपको अगर औषधि दे दी कोई, आप इन प्रोसेसेस से उनकी शुद्धि कर देंगे और उस प्रोसेस को शोधन कहते हैं। फिर हम आएंगे मारण पे। लोह आदि धातु के द्रव्यों को, मतलब आपने लोहा ले लिया, सपोज लोह स्वर्ण कुछ भी आपने ले लिया, आपने अगर स्वर्ण ले लिया उस पर आप कोई भी स्वरज डालेंगे वनस्पति का, सपोज आपने उस पर आंवले का स्वरज डाल दिया और उसको मर्दन किया, ठीक है। फिर उसको आपने अग्नि के साथ संयोग किया, मतलब उसको आपने पुट पाक दिया, मतलब वो पुट पाक देके उसको आपने आग पे डाल दिया तो उसके भस्म रेडी हो जाएगी। उस प्रोसेस को मारण कहते हैं। मतलब बेसिकली भस्म बनाने के प्रोसेस को ही हम मारण कह सकते हैं। फिर हम आएंगे अमृतीकरण पर। धातुओं आदि की भस्म करने के पश्चात भी उसमें शेष रहे हुए दोषों को दूर करने वाली संस्कार को अमृतीकरण कहते हैं। अमृतीकरण से गुणों की वृद्धि तथा वर्ण की हानि होती है। मतलब अब आपने भस्म बना ली धातु की, ठीक है, मारण करके आपने धातु की भस्म बना ली, सपोज अपने सोने की भस्म बना ली। अब उसमें फिर भी अगर कुछ दोष बच गए होंगे तो हम अमृतीकरण प्रोसेस करेंगे और बचे हुए दोषों को निकाल देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे उस भस्म के जो गुण हैं, मतलब उसके जो जो गुण हैं उसकी वो बढ़ जाएंगे गुण, लेकिन उसका जो कलर है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। अब लोहितीकरण में क्या करेंगे, अमृतीकरण से जो भस्म का जो कलर खराब हुआ है उससे हम वापस लाएंगे, मतलब उसमें हम लाल रंग उत्पन्न कर देंगे, उसको हम लोहितीकरण कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल दिया है अभ्रक भस्म का। हम जब अमृतीकरण करते हैं, अभ्रक एक महारस है, जब हम उसका अमृतीकरण करते हैं तो उसका जो वर्ण है वो हानि हो जाती है वर्ण की, फिर उसमें हम लोहितीकरण करते हैं उसका कलर रिटेन करने के लिए। फिर हम आएंगे द्रुति पर। विशिष्ट औषधियों के संयोग तथा तीव्र दमन के योग से स्वर्ण आदि धातु या अन्य खनिज द्रव्य द्रवीभूत होकर
द्रवावस्था में रह जाए तब उसे द्रवीभूत अवस्था को मूल पदार्थ की ध्रुति कहते हैं। मतलब आपने स्वर्ण आदि धातु, आप सपोज आपने सोना ले लिया, उसको आपने गर्म करके पिघला दिया, और वो पिघला हुआ जो सोना है मतलब द्रव फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, अगर वो वैसा का वैसा ही रह जाए तो आपने उसको द्रवीभूत कह दिया और उसको हम ध्रुति कहेंगे। ठीक है, फिर भस्म की अब परीक्षाएं देखेंगे हम 5 मेन। अब पहली है अपुनर्भव, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, जो आपने मारण करके भस्म बना ली, उसके बाद अमृतीकरण किया, लोहितीकरण किया, अब हम कैसे चेक करेंगे कि भस्म रेडी है या नहीं है। हम अपुनर्भव से उस भस्म को लेंगे, मित्र पंचक में डालेंगे, मतलब गुड़ लेंगे, उसमें गुंजा डालेंगे, टंकण, शहद और घृत उसमें हम डालेंगे, उसमें हम वो भस्म डाल देंगे, उसको हम अग्नि पर, मतलब उसको पाक करेंगे, अग्नि पर तीव्र दमन करेंगे। अगर वो उसका अगर रूप अगर चेंज हो गया, वो अगर धातु रूप में वापस आ पाई तो ये फेल कर गई परीक्षा को। अगर वो वैसी की वैसी रह गई तो पास हो गई ये परीक्षा। ठीक है, सेकेंड है निरुक्त। आप निरुक्त में क्या करेंगे, एक चांदी का टुकड़ा लेंगे, एक मूषा लेंगे, मूषा में चांदी का टुकड़ा डालेंगे, उसमें भस्म भी डालेंगे और उसको फिर से आप आग में रख देंगे मूषा को। अगर वो भस्म चांदी को चिपक गया तो ये शुद्ध नहीं है। ठीक है, और अगर वो नहीं चिपका तो शुद्ध है निरुक्त में। निरुक्त परीक्षा उसने पास कर ली। फिर हम आएंगे रेखा पूर्णिमा। आप आपका थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में अगर आप भस्म लेंगे और उसको रगड़ेंगे तो वो भस्म आपके जो फिंगरप्रिंट्स है उसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, जो आपके फिंगरप्रिंट्स है मतलब जो रेखा है उसके अंदर चली जाएंगी, तो ये रेखा पूर्ण परीक्षा को पास कर लेगी। ठीक है, फिर है वारीतर। वारीतर में फिर से इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में उसको दबाएंगे और उसको हम पानी लेंगे, पानी में डाल देंगे, जिस पानी में वेव्स ना हो, तरंगे ना हो, उसमें डाल देंगे, और अगर वो तैर गई तो वो पास हो गई बस। और लास्ट है उनम या अनपीत उनम। इसमें क्या करेंगे, हमने जो अपुनर्भव भस्म थी उसको पानी में डाल दिया, वो तैर रही थी, उसमें हम एक गुरु धान्य डाल देंगे। जैसे आपने गेहूँ का एक दाना डाल दिया उसके ऊपर, वो गेहूँ का दाना भी भस्म के आर पार जाके नहीं डूबेगा, वो भी तैरता रह जाएगा, तो वो भस्म पास हो गई इस वाले टेस्ट में भी। अब हमने यहाँ पे कुछ ये देखें श्लोक, जिसके मैंने श्लोक इसमें डाल दे हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको इसको याद करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। बाकी जो जिसमें मैंने श्लोक नहीं डाले हैं वो उसके श्लोक की याद कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है, थैंक यू।